घरों को लेकर बड़ी मिडिल क्लास के ऐसे लोग भी जुड़ गए हैं जिनके पास अपना घर नहीं है और उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है डिजर्विंग, यानी कि जिनको जरूरत है। ऐसे लोगों में किराए पर रहने वाले, जो कि झोपड़ियों में रहने वाले, अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यक है। मिडिल क्लास है, बहुत गरीब नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार कदम आगे बढ़ा रही है और खास तौर से अलग से मिडिल क्लास के लिए योजना लाने की बात भी कही गई है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि पीएम आवास योजना में मिडिल क्लास को जोड़ने के पीछे सरकार के क्या मकसद हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके तहत क्या क्या चीजें, दायरा कहां कहां जाएगा। तो कुल मिलाकर ये दो जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं इनका क्या मतलब है, किनके लिए मतलब है, अफोर्डेबल हाउसिंग से कितना इससे फायदा होगा, करेंगे विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने सस्ते आवास योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अभी तक इस योजना के तहत सरकार गरीबों को छत मुहैया कराती है, लेकिन अब मिडिल क्लास से जुड़े ऐसे लोग भी सस्ते आवास का लाभ पा सकेंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। दरअसल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर के लिए बड़ी घोषणा कर देश में समावेशी विकास पर जोर दिया है। पिछले 10 सालों में सरकार का स्लोगन रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार को लगा कि देश के समावेशी विकास में एक बड़ा तबका पीछे छूट रहा है और वो तबका है मध्यम वर्ग। ऐसे में सरकार ने मिडिल क्लास के लिए भी सस्ता घर मुहैया कराने की बात कही है। सरकार की गरीबों को छत मुहैया कराने की योजना बेहद सफल रही है। ऐसे में इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक ऐसे तबके को पीएम आवास योजना से जोड़ने की बात कही है जिसका आबादी के लिहाज से आकार बहुत बड़ा है। सरकार के इस कदम को वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। रियल्टी सेक्टर से जुड़ी फर्म कुशमन एंड वेकफील्ड की माने तो अगले 1.5 दशक में देश की करीब 60% आबादी शहरों में रहने लगेगी। जाहिर है जब शहरों पर जनसंख्या का ये दबाव बढ़ेगा तो इनके रहने के लिए घरों की भी जरूरत होगी। बिल्डर्स मिडिल क्लास की जेब के मुताबिक जरूरत को पूरा शायद ही कर पाए। ऐसे में सरकार की ओर से सस्ते घरों को लाने की योजना बेहद कारगर साबित हो सकती है। जाहिर है इतनी बड़ी संख्या में घरों की जरूरत को देखते हुए सरकार की मिडिल क्लास को घर मुहैया कराने की स्कीम एक दूरदर्शी सोच साबित हो सकती है। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन रकम में 66% की बढ़ोतरी कर इसे 79,000 करोड़ रुपए कर दिया था। इस आवंटित धन में से 25,103 करोड़ रुपए सभी के लिए आवास मिशन में तेजी लाने के लिए पीएमवाई के मद में आवंटित किए गए थे। यानी 25,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मिडिल क्लास वालों को घर मुहैया कराने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि इनकम के आधार पर बात करें तो शहरी इलाकों में रहने वाला मध्यम वर्ग कई कैटेगरीज में आता है। ऐसे में सरकार आय के आधार पर मिडिल क्लास को सस्ते घर मुहैया करा सकती है। मिडिल क्लास को सस्ते आवास मुहैया कराने की सरकार की कवायद निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होगी। इससे रियल्टी सेक्टर में बिल्डर्स पर भी किफायती घर बनाने का दबाव बढ़ेगा और इसका फायदा सीधे तौर पर मिडिल क्लास को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं राजन बांदेलकर साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं नरेटको के। राजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है गुलाम जिया साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है गुलाम जी आपका। और हमारे साथ हैं चिंतन वसानी, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर वाइसबिज रियल्टी के। बहुत बहुत स्वागत है चिंतन जी आपका भी हमारे शो पर। बांदेलकर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। काफी कुछ कहा गया है आवास को लेकर और हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक भी हो जाते हैं जब वो घर की बात करते हैं। हर भाषण में सबको घर की का जिक्र वो करते हैं और कल मौका नहीं चूके वित्त मंत्री भी घर के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए। लेकिन ये जो मिडिल क्लास को स्पेशली फोकस करके अनाउंसमेंट्स हुए हैं और उसमें भी कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले, जो किराए के मकान में रहते हैं, अनाधिकृत कॉलोनी वाले रहते हैं, ये क्या योजना हो सकती है सर? किस तरह से इनके लिए घर बनाने के लिए सोच रही है सरकार? सर दीपक जी, सबसे पहले मैं तहे दिल से अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि हर बजट में ये कहा जाता है
कि जो गरीब आदमी है, जो पुअर वर्ग है, उसको सब्सिडी मिलती है, अमीरों को, रिच क्लास है, उसको रिबेट मिलती है, और मिडिल क्लास ये आपके जो टीवी शोज देखते हैं और वो सिर्फ डिबेट करते हैं, ये हर बजट में कहा जाता है। लेकिन मैं पहली टाइम आपको बताऊंगा कि इन्होंने मिडिल क्लास के बारे में सोचा हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी का हमेशा जो मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जो वो कहते हैं डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, इन्होंने ये एकदम इस बजट में आपने देखा तो मिडिल इनकम को साथ में लेकर उनका जो मंत्र था कि सबका विकास, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। और मैं इनकी हिम्मत की भी दाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखो तो इनको हालांकि 2 महीने के अंदर इलेक्शन में जाना है, और उसमें लोगों को ऐसे लग रहा था कि हमको कुछ ना कुछ ऐसे अनाउंसमेंट मिलेंगे, जैसे बोलते हैं ना पॉपुलिस्टिक बजट, वो मिलेगा। तो इन्होंने ऐसे कुछ नहीं दिया, कोई सरप्राइज नहीं दिया, कोई फ्रीबीज नहीं दिए। ये इनकी एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि, और ये समझ में आता है कि इनको 100% कॉन्फिडेंट है, और इन्होंने जो काम किया है उनको पता है कि इसका रिजल्ट जनता इनको वोट्स में देगी। इसीलिए इन्होंने कोई भी पॉपुलिस्टिक बजट नहीं दिया है। लेकिन अगर आपने रियल इस्टेट में बोलो तो रियल इस्टेट में गए 8 से 9 साल में जब से PMAY इन्होंने किया है, जो प्रधानमंत्री, जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री के जब भी वो इमोशनल हो जाते, बाकी इमोशनल हर आदमी होता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, अपना देश आजाद होकर आज 76-77 साल हो गए, लेकिन अपन रोटी में हो गए, कपड़े में हो गए स्वावलंबी। लेकिन अगर आप मकान में देखो तो आज भी, अगर आप देख रहे हो कि मुंबई में आज भी 55% से ज्यादा लोग झोपड़ी और झुग्गी में और रेंटल घरों में, जो आज 20,000 के ऊपर डिलैबिलेटेड बिल्डिंग्स है, ऐसे मकानों में रहते हैं। अब इस बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट करने को उनको डेवलपर के ऊपर, या जो भी ठेकेदार बोलो या सोसाइटीज बोलो, इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल। अब इन्होंने जो कहा है कि और 2 करोड़ मकान बनाएंगे, ये पहले 8 से 9 साल में इन्होंने 3 करोड़ मकान तो ऑलरेडी चालू कर दिए, और करोड़ के ऊपर मकानों की डिलीवरी भी हो गई। और अब जो बता रहे हैं कि और 2 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन किया हुआ, ये बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक सर, ऑलरेडी, यानी कि एक आम आदमी का आप कह रहे हैं कि जिसका जिक्र होता जरूर था, लेकिन रियल टर्म्स में शायद वहां तक पहुंच नहीं पाती थी सरकार। मिडिल क्लास इंसान के लिए, उनके लिए ये घोषणा एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। गुलाम जी, अगर हम देश में कितने घरों की आवश्यकता है मिडिल क्लास को, और खास तौर से लो इनकम ग्रुप्स को, तो इसकी जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2011 के सेंसस में थी, और वो थी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास हाउसिंग गैप है, जो लो इनकम, जो टोटल जो हाउसिंग गैप है देश में, उसमें अगर लो इनकम ग्रुप्स में था, उसमें 95% था। अब 2011 के बाद से तो सेंसस हुआ नहीं, कोरोना की वजह से वो छूट गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिसर्च जो आई थी, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER, ये 2020 में आई थी, जो बताती है कि अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज 54% की दर से बढ़ी है 2012 से 2018 के बीच में। ये रेट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि लोग शहरों में आ रहे हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है। अब सरकार, कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सरकार ग्रामीण इलाकों में ये घर बनाना चाहती है या अर्बन हाउसिंग में ये अफोर्डेबल लाना चाहती है। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाएं, कल एग्जैक्टली कौन सा तबका सरकार के फोकस में था? देखिए, ये विकट सिचुएशन है, परिस्थिति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि और चूंकि हमें क्लैरिटी अब तक किसी के पास भी नहीं है। जब सरकार ने अनाउंसमेंट किया तो किस चीजों पर उन्होंने गौर किया और किस चीज पर वो एक्चुअल एक्ट करने वाले हैं, वो अब तक हमें पता नहीं है। तो हम अटकलें लगा रहे हैं इस समय। लेकिन चूंकि आपने बात स्टैटिस्टिक्स की है, तो ये चाहे वो 54% ग्रोथ ले लें पिछले 11-12 साल में, जब से लास्ट सेंसस हुआ उसके बाद से, या और ज्यादा, इसका डायरेक्ट असर आपको, अगर आप मुंबई जैसे शहर में हम सब रहते हैं, हमें दिखाई देता है। जैसे बंदेलकर जी बता रहे थे कि कितने लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और वो चीज तो हकीकत है, वो कुछ बदली नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपने अगला सवाल पूछा था कि ग्रोथ जो हुई है,
इसकी ग्रोथ जाहिर सी बात है कई कारणों से हुई। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि देश में जो सारा एक ग्रोथ का माहौल बना हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो या जॉब क्रिएशन हो, इन सारी चीजों के कारण जो कुछ भी ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ के वजह से जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा तबका रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ या सेमी अर्बन एरियाज में आ रहा है और उन सबको मकान की आवश्यकता है। तो वो चीज अपने आप में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज दे रही है। उसका कारण ग्रोथ का जो ट्रेजेक्ट्री, जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इन्होंने अपनाई है, जो पॉलिसी ग्रोथ के लिए उन्होंने ली है, उसके कारण ये भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है। एक तरह का एक एटॉमिक रिएक्शन जैसा है कि आप जितनी ग्रोथ तरक्की करोगे उतना ही ज्यादा मकान की आवश्यकताएं बढ़ेंगी। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज पहली बार मिडिल क्लास की जो बात, जैसे बंदेलकर जी भी कह रहे हैं, पहली बार हम सबके लिए, मैं मानता हूं हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे लिए पहली बार किसी बजट में इसके बारे में किसी ने सोचा है। और जो उसके जो चंद एक पहलू हैं, अगर आप झुग्गी झोपड़ियों की बात कर ले, बहुत सिंपल सारी बात है, उन सबको एक बेहतर मकान की जरूरत है। लेकिन जहां बात आ जाती है रेंटल की, ना रेंटल जो लोग किराए पे मकान पे रहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो किराए के मकान में रहता है उसे मकान की आवश्यकता है। क्योंकि कई लोग एज ए डिसीजन, और इस चीज को शायद पिछले कुछ वक्तों में भांपा भी गया है कि जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से कहते हैं जेनजी या मिलेनियल्स, ये लोग बहुत करके कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पूंजी है उसे किसी मकान को खरीदने में लगाने के बदले किराए के मकानों में रहे, और वो किराए के मकान भी अच्छी क्वालिटी के हों। और ये बात एक और जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए जो किराए के मकानों का इन्वेंट्री या किराए के मकानों का जो एक की मिकदार है वो होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हर शख्स अपना मकान खरीदे ये जरूरी नहीं है। तो जो चीजें, जिन चीजों की बात, जिस पॉलिसी का जिक्र हम कर रहे हैं, उस पॉलिसी में ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाएंगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किराए का मतलब ये जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जो किराए के मकान में रहता है उसको अपने खुद के जाती मकान की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि ये नहीं आपने सही बोला, तो आगे चल के पढ़ेंगे। आपने बिल्कुल सही बोला। और किराए के मकान में रहने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी, अनाधिकृत, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट ने, डिजर्विंग, यानी कि योग्य लोग, उनके लिए बात हो रही है। तो ये एक बात बिल्कुल सही है कि सरकार वहां तक पहुंचना है। लेकिन कंफ्यूजन मुझे थोड़ा सा ये है, मैं चिंतन जी के पास आना चाहूंगा। चिंतन जी, अब अफोर्डेबल हाउसिंग की जब मैं बात करता हूं, और बीते कुछ दिनों में मैं ट्रैजेक्टरी देखता हूं, आपके पास लैंड है नहीं, रिड्यूस लैंड है, आपके पास स्पेस एंटाइटलमेंट्स है नहीं, आपका हाउसिंग प्रोडक्शन किस रफ्तार से बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और उसमें भी जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रिविलेज क्लासेस के लिए हो रहा है, और उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी घट रही है जो कि निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है। तो अफोर्डेबिलिटी एक आम आदमी के लिए भी नहीं है और इंडस्ट्री के लिए भी नहीं है कि वो अफोर्डेबल हाउस बना पाए। तो फिर ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट, ये ताना बाना कितना आगे बढ़ेगा और इसमें रियलिटी क्या है? सर, आई फर्स्ट वुड से दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया जो पीपीपी हुआ था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लाइक रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमेशा चाहती है कि अफोर्डेबिलिटी एंड प्रोडक्ट बनाए और जल्दी बेचे। कोई चीज को बनाकर जल्दी बेचना, उसका जो टर्न अराउंड टाइम होता है, दैट इज हाउ अ रियल एस्टेट डेवलपर कैन गेट गुड मनी। सो अफोर्डेबिलिटी ऑफ कोर्स सेक्शन में डिपेंड करता है। पीएमएवाई के आने से एक चीज ये हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि जिसके पास अच्छा लैंड था एंड हु वर एलिजिबल कि उसको पीएमएवाई में कन्वर्ट कर सके, उससे ये ऑफरिंग्स इजी हो गई, क्योंकि डायरेक्टली देयर इज अ बेनिफिट ऑफ 1.2 lakhs इन पीएमएवाई यू। जैसे कल हम लोग ने पढ़ा कि जो भी हिली एरियाज में 1.3 lakhs एंड 1.2 lakhs पीपल गेट एक सब्सिडी की तौर पे लोगों को मिल रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट और एक बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखें कि कंपेयर करो तो इट इज अ गुड परसेंटेज एक अमाउंट में किसी को घर खरीदने के लिए। सो अफोर्डेबिलिटी में गवर्नमेंट ऑफ कोर्स यहाँ से पुश, लाइक गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। एंड जैसे हम लोग देख रहे हैं सर, 2 crore का टारगेट लिया है नेक्स्ट 5 years में पीएमएवाई अर्बन के अंडर घर डिलीवर करने का। एंड उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट भी 3 crore हाउस का टारगेट विल बी अचीव्ड वेरी सून एज उनका बोलना था। सो अफोर्डेबिलिटी, यस। सीमेंट, स्टील, इसके भाव अगर आप देखोगे इट हैज गॉन अप कंसिडरेबली और ये ऊपर चलते ही जाएंगे। लैंड जैसे आप समझते हो इट कम्स एट अ वेरी प्रीमियम रेट, लैंड का भी भाव बढ़ने वाला है। बट ऐसे पीएमएवाई और ऐसे जरिए से ही गवर्नमेंट विल बी एबल टू, जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है
that can come into reality. बिल्कुल And it is happening on the land, because we ourselves, हम लोग का खुद का एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, and we are seeing the kind of response we are getting. ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब थोड़ा सा इसको और ब्रेक डाउन करेंगे, क्लैरिटी के साथ करेंगे इस पर और चर्चा, कि जो सरकार कह रही है कि साहब जरूरतमंद डिजर्विंग लोग, अब एक कंफ्यूजन ये भी जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं और मेरे पास उसका उत्तर अभी है नहीं, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, अनाधिकृत कॉलोनीज में रहने वाले, किराए पे रहने वाले योग्य लोग, उनके लिए अलग से स्कीम ला रहे हैं, तो अभी तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या वो उनके दायरे में नहीं थे क्या? और अगर वो अब दायरे में आए हैं तो उनके लिए स्पेशल क्या है? अब इसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे मेहमानों के पास हो। क्लैरिटी लेंगे एग्जैक्टली ये बेनिफिशियरी कौन लोग होने वाले हैं और किस रूप में इनके लिए पुरानी स्कीम अब नई स्कीम जो है वो पुरानी स्कीम से अलग होगी, इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के हाउसिंग की बात की है, उसका दायरा बढ़ाने की बात की गई और टारगेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की बात की है। इसी को आज हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजन सर थोड़ा सा समझाएं। आई नो कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरी समझ कहती थी, हमें लगा कि झुग्गी झोपड़ी और चौल की बात की जा रही है तो शायद रीडेवलपमेंट का प्लान हो सरकार का, लेकिन उसके लिए सीतू स्लम रीडेवलपमेंट ऑलरेडी है, ISSR। फिर मुझे लगा कि शायद जो लोग जिनके पास लैंड है और वो घर बनाना चाहते हैं, शायद उनके लिए सरकार लाए, तो उनके लिए ऑलरेडी बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन BLC स्कीम है। फिर मुझे लगा कि शायद लोन में कुछ सब्सिडी की बात होगी, तो वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम ऑलरेडी है। फिर हमें लगा कि बिल्डर के साथ मिलकर उनको कुछ देना है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP ऑलरेडी है आपके पास, जिसमें आप 1.5 लाख पर EWS दे रहे हैं, 35% अगर ड्वेलिंग अगर EWS कैटेगरी में है। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है ऑलरेडी। तो फिर ये नया जो आया, ये क्या समझ में आ रहा है? दीपक जी, इसकी क्लैरिटी तो अपने को जब ये निर्मला सीतारामन जी, मतलब हम चाहते हैं कि वो चुन के आ जाएंगे और ऐसे लग रहा है कि वापस यही सरकार आ जाएंगी, तो जब ये बजट देंगे उसी वक्त क्लैरिटी आ सकते हैं। लेकिन आपकी बात 100% सही है, क्योंकि जब PMAY में पहले 4 वर्टिकल थे, अब ये वर्टिकल में क्या था कि इनके पहले जो काफी कंडीशंस थी कि जिसमें काफी लोग बैठ नहीं रहे थे। ओके। तो हमारी एज ए नेरेडको और क्रेडाई दोनों एसोसिएशन से मांग थी कि भैया इस कंडीशन को आप थोड़ा सा और रिलैक्सेशन करो, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया था कि इनकी जो स्लैब रखी हुई थी कि सैलरी इनकम की स्लैब रखी हुई, अब वो स्लैब इन्होंने समझो 8 या 10 साल पहले किया है, और थैंक्स टू कोरोना या जो भी अपना बोलते हैं ना इंडिया का जो डेवलप हो रहा है, शाइनिंग इंडिया बोलो या मेक इन इंडिया बोलो, इसके वजह से लोगों की जो तनख्वाह बढ़ी है, तो क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं वो ब्रैकेट के बाहर निकलते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर इन्होंने ब्रैकेट बढ़ा दिया तो क्या होगा कि जितने लोग जो ब्रैकेट के बाहर थे या बॉर्डर लाइन पे थे, वो वापस उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा, अगर आपने देखा होगा तो लास्ट टाइम जितने भी घर बने, मकान बने PMAY में, वो मेजर क्या है सिटी एरियाज में बने, रूरल एरिया में बने लेकिन वो कम बने। तो इस टाइम उनका फोकस ज्यादा रूरल एरिया पे। और एक चीज मेरे मित्र गुलाम जिया ने कहा, ने जो कहा कि मिलियनल्स रेंटल में जा रहे, वो बेशक कोरोना के पहले 100% मिलेनियल सोच रहे थे कि हमको मकान नहीं खरीदना है और मकान की जगह के मकान के पैसे वो शेयर्स या बाकी म्यूचुअल फंड या और कहीं भी इन्वेस्ट करते थे, जिससे उनको रिटर्न ज्यादा आता था। लेकिन थैंक्स टू कोरोना रियल एस्टेट का बहुत ही बेनिफिट हुआ कोरोना के वजह से, क्योंकि हर एक इंसान को, इसके पहले भी अपने पंतप्रधान मोदी जी बोल रहे थे कि वो देखना चाहते हैं कि हर भारतीय के सर के ऊपर अपना खुद का छत होना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में मिलेनियल्स ने भी अपने घर की अहमियत को समझा और उससे रियल एस्टेट को बूस्ट मिला। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं फटाफट जा रहा हूं, मैं क्षमा भी चाहूंगा मैं बीच में टोका टाकी अगर करूं। गुलाम जी थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन कीजिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए कि आगे सरकार की मंशा क्या है इन अनाउंसमेंट्स के बाद, टारगेटेड अप्रोच। क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी स्कीम्स हैं इन प्लेस। देखिए, उन स्कीम्स के बावजूद एक बहुत बड़ा तबका ऐसा रहा है जिनको आज भी मकान नसीब नहीं हुए हैं, क्योंकि वो कहीं या ना तो वो बहुत ही अमीर तबके में शामिल थे, ना तो ऐसे लोगों में थे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने मकान मिल पाते। तो आज भी एक बड़ा सा ऐसा तबका है, और वही जिसे हम आप शायद मिडिल क्लास कहते हैं, जिनको खास तौर से अर्बन एरियाज में, जैसे अगर आप मुंबई का जिक्र कर लें, दिल्ली की बात कर लें, ऐसे कई मकामात हैं जहां पर आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मकान नहीं मिले। तो अब तक जो एक्सक्लूडेड हैं उनको ऐड किया जाए। अब तक के जो काफी सारी एसोसिएशंस की तरफ से जो डिमांड की जा रही थी, बांदिलकर साहब ने भी जिक्र किया, जिसका कि या तो इसकी रकम को बढ़ाया जाए ताकि और लोग उसका फायदा उठा पाए, या फिर ये साइज, अपार्टमेंट के साइज बढ़ाया जाए ताकि लोग उसको फायदा ले पाए। वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। शायद गवर्नमेंट उसमें और छेड़छाड़ ना करके एक नई कैटेगरी बनाना चाह रही, जहां तक मुझे लगता है कि जहां पर अब तक पीमे के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को अपना मकान नहीं मिला,
अब उन पर गौर किया जाए। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, यानी कि आपकी और राजन जी की बात को अगर मैं समेटूं तो एक तो दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार, और दूसरा जो लोग छूट गए हैं, जैसा गुलाम जी ने कहा, जो लोग छूट गए तो कुल मिला के दायरा बढ़ाया जाएगा और लोग छूट गए उनको समाहित किया जाएगा। ये शायद एक टारगेटेड अप्रोच हो सकती है। फाइनली चिंतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का एक हमेशा से एक रिजर्वेशन रहा है, लो प्रॉफिट मार्जिन का, लैंड अवेलेबिलिटी जैसा हमने जिक्र किया भी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड टैक्सेस का। तो कुल मिला के आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने खुद अफोर्डेबल हाउसिंग में काम किया है सरकार के साथ, एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर आई फील लोग जो लास्ट ईयर बता रहे थे कि इंडिया का बूम फेज हैज स्टार्टेड रियल एस्टेट, एंड आई फील ये खाली स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाइना के साथ कंपेयर करोगे, चाइना वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज एंड दे ऑलरेडी सोल्ड अराउंड 1.2 करोड़ होम्स इन लास्ट ईयर। वी वर एबल टू टच 6,50,000 होम्स। सो यू नो, जो बूम फेज बोल रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है। PMAY PMAY अर्बन, ये सब डेवलपमेंट्स के थ्रू ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी गवर्नमेंट के साइड से जब बैकिंग मिलेगा, वी विल बी एबल टू ऑफर फ्लैट्स एट अ कॉम्पिटिटिव रेट, एट अ प्रॉपर रेट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजों के बारे में लोगों को पता रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी टीम बहुत लोगों से मुंबई में भी बात करती है, बहुत कम लोगों को पता है। लाइक मुझे पर्सनली सर एक चीज है कि विलेजेस में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपना घर, पक्का घर बनाने के लिए बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है कंपेयर्ड टू पीपल इन मुंबई। अगर समझो कोई स्लम में रह रहा है, ही इज वेरी, उसके माइंड में एक क्लियर विजन है कि भाई मुझे बहुत दूर नहीं जाना है, बट देन देयर आर एक्सेसिबल एरियाज विच इज वेरी नियर टू मुंबई, जैसे KDMC, जैसे राजन सर भी बताएंगे KDMC के बारे में। इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मुंबई। सो यू नो, अगर लोगों को उसके बारे में पता रहना, PMAY के बारे में तलाश रहे हैं लोग, एक दिशा, आप कह रहे हैं कि अगर एक दिशा मिल जाए तो लोग ऑप्शंस भी तलाश लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी थी। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर बात, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी चैनल्स पर मोटी मोटी बातें हो रही हैं, साहब ये अनाउंस हो गया, वो अनाउंस हो गया, मिडिल क्लास, लेकिन असली वो कौन सा मिडिल क्लास है, वो कौन व्यक्ति है जिसके लिए ये घर आएंगे, मुझे लगता है बारीकी से हमने आज पड़ताल की। और ऐसा लगता है कि सरकार एक टारगेटेड अप्रोच के साथ दायरा बढ़ाकर जो लोग छूट गए उनको लाकर एक नया मैसेज देने की कोशिश कर रही है। क्लैरिटी साफ साफ अगर कहें तो अभी भी नहीं है, बट बहुत हद तक समझा। थैंक यू सो मच समझाने के लिए बांदेलकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम जिया साहब, थैंक यू सो मच। चिंतन बसानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।